यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाएं सब लोग और एक बार पूरे सेशन को शेयर कर लें सब लोग, सब जगह फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा लें। अपन पिछले 2 दिन से अपना थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है तो काफ़ी कुछ बच्चों को पता नहीं है, तो शेयर कर लें जिससे सब लोग जुड़ जाएं। अपन रोज 7 बजे मिलेंगे। मैं भी शेयर कर लेता हूँ, तुम लोग भी शेयर कर लो इसे फटाफट। जुड़ जाएं सब, जल्दी से जुड़ जाएं बेटा। गणेश विष्णु वेरी गुड इवनिंग, कृष्णा वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यशोदा वेरी गुड इवनिंग। पूनम वेरी गुड इवनिंग। इशिता गुड इवनिंग। हरेंद्र वेरी गुड इवनिंग। आ जाएं, जल्दी से आ जाएं फटाफट, और बाकी लोगों को शेयर कर लें। तुम्हारे जो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उनमें, और स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप वगैरह, थोड़ा जो आप जिनको जानते हो उनको शेयर कर लें, जो अपने जल्दी से जुड़ जाएं और अपन क्लास स्टार्ट करें। अभी 5 बच्चे जुड़े हो, टाइम एग्जैक्ट 7 बजे आया हूँ आज मैं। बढ़िया भाई बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, अपन जुड़ते रहेंगे बच्चे। यस, तो पिछली क्लास में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस नहीं किया था, सरफेस टेंशन पूरा हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, तो एक विस्कोसिटी छोटा सा टॉपिक है, तो इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे श्यानता। ठीक है, अब ये विस्कोसिटी होती क्या है, तो अपन कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं कि ये फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड में भी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का फ्रिक्शन है। फ्लूइड के अंदर कैसा है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता था? फ्रिक्शन आपको पता हो तो ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता था, रिलेटिव मोशन का अपोज करता था, रिलेटिव मोशन को ये होने से रोकता था, या रिलेटिव मोशन का क्या करता था? अपोज करता था, फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी फ्लूइड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। फ्लूइड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? फ्लूइड के अंदर सपोज दैट अपने पास ये, जैसे यहाँ पे फ्लूइड है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जो फ्लूइड की लेयर, आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड है वो लेयर्स के रूप में फ्लो करता है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है। और ये जो सबसे बॉटम मोस्ट इसकी जो लेयर होती है, उनके पार्टिकल पूरे के पूरे इस ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, और आप इन पार्टिकल को
ऑलमोस्ट रेस्ट में मान सकते हो। ये हल्के फुल्के ड्रिफ्ट करते हैं आगे की तरफ, बट हम लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे ऊपर फ्लो करता है वैसे ऊपर ये नीचे वाला फ्लो नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी बॉटम मोस्ट सरफेस है वो बॉटम मोस्ट सरफेस है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसमें स्पीड है वो बढ़ती जाती है, इनकी फ्लो रेट है या इसकी फ्लो की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सपोज दैट ये सारी की सारी फ्लूइड्स की लेयर है और ये लेयर है, तो आपको पता है ये लेयर फास्ट चल रही है और ये नीचे वाली लेयर कंपैरेटिवली धीमी चल रही है, उससे नीचे वाली धीमी चल रही है, उससे नीचे वाली धीमी चल रही है। तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे ऊपर फास्ट नीचे धीमे, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ये दोनों लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसल रही है, और दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, तो इस फिसलन का ही तो अपोज करता है फ्रिक्शन। और वो जो फ्रिक्शन होता है वो हम लोगों ने मैकेनिकल में सॉलिड बॉडीज के बीच में देखा था, और यहाँ पे लिक्विड लेयर्स के बीच में ये जो इस विशेष टाइप का जो फ्रिक्शन है जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहेंगे, और इस विस्कोसिटी की वजह से ये अपोज करने वाला जो फोर्स जनरेट होगा इस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको फ्रिक्शन नहीं बोलने वाले हैं, हम लोग इसको फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, इस फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स बोलेंगे। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको हम लोग यहाँ पे विस्कस फोर्स बोलने वाले हैं। तो ये विस्कस फोर्स है वो लिक्विड फ्लो के जो लेयर्स है उन लेयर का अपोजिट, लेयर का जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन का एक तरह से अपोज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका लिक्विड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी होती है उसकी, और उनका डिफरेंट डिफरेंट विस्कस फोर्स होता है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग भाई बोनेस, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ जाए एक बार। यस तो हम लोग देख रहे हैं कि विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड का, और ये जो लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स है वो लिक्विड्स लेयर के रिलेटिव मोशन का अपोज करता। अगर पूरे लिक्विड को बर्तन में भर के इधर लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इधर लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फ्लो करवाएंगे तो डेफिनेटली वो लेयर्स के टर्म्स, लेयर्स के रूप में फ्लो होगा, और लेयर्स में फ्लो होगा तो वो लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेगी, वो परतें एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेगी, और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है एक विशेष टाइप का उसमें फोर्स लगता है, वो उसके अपोजिशन में लगता है, और वो उस अपोजिशन फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये विस्कस फोर्स जिस प्रॉपर्टी की वजह से लगता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। अब आप ध्यान दें, यहां पे एक मैं और डेफिनेशन डिफाइन करने वाला हूं कि हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से x ऊपर आया, यहाँ से कितना ऊपर आया x, और इस जगह इस लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी है, इस लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी है वो v है। लिक्विड लेयर की वेलोसिटी कितनी है? v है। और फिर यहाँ के बाद में dx और ऊपर गया, और इस dx और ऊपर जाने पर यहाँ पे जो लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी आई है वो लिक्विड लेयर की वेलोसिटी आ गई आपकी, यहां पे लिक्विड लेयर की वेलोसिटी क्या आ गई, यस यहां पे जो लिक्विड लेयर की वेलोसिटी है वो v प्लस dv है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ मैं dx ऊपर गया तो dx ऊपर जाने पर जो वेलोसिटी जो चेंज हुआ है वो dv चेंज हुआ है। वेलोसिटी में चेंज कितना है? dv। और मैं ये ऊपर, ये जो मैं यहाँ पे मूव किया हूं वो मूव किधर किया हूं? लिक्विड फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लिक्विड फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वो लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, और हमने देखा कि सिर्फ dx डिस्टेंस के अंदर dv वेलोसिटी चेंज हुई है। कितनी डिस्टेंस के अंदर? dx डिस्टेंस के अंदर dv वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी होगी? dv बाई dx। और ये dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये dv बाई dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इसको कहेंगे वेग प्रवणता। क्या कहेंगे इसको? वेग प्रवणता। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहेंगे? वेग प्रवणता। अब आप ध्यान से देखें, यहां पे इसके बीच में, इन लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगेगा, उस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है उसकी अगर अपन बात करें, देखिए विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स में मेजर डिफरेंस, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता था,
हम ये नहीं बोल सकते कि विस्कस फोर्स एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स ही है। हाँ, हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जैसा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का भी काम था रिलेटिव मोशन का अपोज करना और इसका भी काम था लेयर्स के रिलेटिव मोशन का अपोज करना। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता था वो बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता था। लेकिन यहां पे जो आपका विस्कस फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स इस लेयर के एरिया पर डिपेंड करेगा कि ये लेयर कितने बड़े एरिया के अंदर यहां पे इसके नीचे वाली लेयर के चिपक के चल रही है। अगर कम एरिया के अंदर चिपक के चल रही है तो कम फोर्स लगेगा, और ज्यादा एरिया के अंदर चिपक के चल रही है तो ज्यादा अपोजिशन फोर्स लगेगा। तो हम यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर या कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर। इसके अलावा जो विस्कस फोर्स की वैल्यू आती है वो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि ये लेयर्स जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं लेयर्स की वेलोसिटी में अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यूनिट लेंथ के अंदर लेयर की वेलोसिटी में अगर डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है, यानी वेलोसिटी अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली अपोजिशन ज्यादा होगा, और ऊपर जाते वक्त ऐसे धीरे धीरे वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी कम है, और रिलेटिव वेलोसिटी कम है तो डेफिनेटली क्या होगा, विस्कस फोर्स कम होगा। तो यहां से विस्कस फोर्स को मैं बोल सकता हूं कि विस्कस फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, विस्कस फोर्स की वैल्यू कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड करती है, और दूसरी विस्कस फोर्स की वैल्यू आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। बोलो, बात समझ में आई? रानू माली, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू बेटा। डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। यस, जुड़ जाएं सब लोग। तो अब यहां से आप कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो F इज इक्वल टू, या F इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को एक साथ कर दें, एरिया इंटू डीवी बाई dx। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहां से हम लोग एक कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाएगा। वो होगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट, दैट इज ईटा, और ईटा इंटू a इंटू डीवी बाई डी एक्स। इस ईटा को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशंस क्या होगी, तो वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ध्यान देना, देखिए आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये वाला है, और यहां से अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डीवी बाई dx। देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और x का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो यहां से x का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो यहां से कह सकते हैं कि मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये इतना बड़ा कैसे जाएगा? यस, ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम बोल सकते हैं ये बन जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एमकेएस यूनिट है या एसआई यूनिट है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं पोइजूली। क्या बोल सकते हैं? पोइजूली। ठीक है, ये पोइजूली एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और ये इसी ईटा का यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं। और इसके अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे ये तो हो गया इसका एमकेएस या एसआई यूनिट, और अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन का आपको पता सीजीएस यूनिट क्या होता है? न्यूटन को लिखते हैं डाइन से, और सेकंड को सेकंड से ही लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से इसको पोइजूली की जगह हम लोग सिर्फ पोइज से लिखते हैं, और पोइजूली को शॉर्ट में पीएल से भी डिनोट करते हैं। पोइजूली को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? पीएल से। और हम लोग यहां से इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं, एमकेएस यूनिट बड़ा होता है और सीजीएस यूनिट छोटा होता है। नॉर्मली बोल रहा हूं, देखिए वोल्टेज के केस में नहीं है, चार्ज के केस में नहीं है, बट नॉर्मली एमकेएस यूनिट बड़ा होता है और सीजीएस यूनिट छोटा होता है। तो अगर यहाँ पे इनमें रिलेशन निकालें तो रिलेशन क्या आ जाएगा? यहां से रिलेशन आ जाएगा कि एक पोइजूली दैट इज इक्वल टू 10 पोइज। ये सारे डाटा आप नोट कर सकते हैं। एक पोइजूली दैट इज इक्वल टू
10 पोइज, ठीक है। और पोइज सीजीएस यूनिट है और पोइजुली कैसी यूनिट है, पोइजुली आपकी एसआई यूनिट है। क्लियर है? यस। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ बातें और अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दें, हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ईटा है वो आपका इस पे डिपेंड करेगा लिक्विड की प्रॉपर्टी पे। क्लियर है? ठीक है, जुड़ जाएं सब लोग, बाकी लोगों को भी शेयर कर लें, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को पता नहीं है कि अपन 7 बजे आ रहे हैं। यस, इधर देखें। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक लॉ। देखिए छोटा सा टॉपिक है ये, स्टॉक लॉ। इसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ ये है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर, ध्यान देना और ये समझने वाली बात है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई। स्टोक्स लॉ ये है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर आप किसी बॉल को या किसी ऐसे ही किसी पत्थर को ऐसे छोड़ते हो, तो जैसे ही वो पत्थर यहाँ पे एंटर करता है, अंदर आता है, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? वो तो mg लगेगा ही लगेगा। अंदर जैसे ही सबमर्ज होता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा FB। और अब मान लो mg इज ग्रेटर देन FB है, mg इज ग्रेटर देन FB है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी? जो अंदर आपने बॉल डुबोई है, उस बॉल की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली mg इज ग्रेटर देन FB। तो इसका शुरुआत में नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये पार्टिकल लगातार नीचे जाता जाएगा और उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी। उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो भी लगातार इंक्रीज होगा। और वेलोसिटी की टर्म्स में विस्कस फोर्स को कैसे लिखते हैं? तो वेलोसिटी की टर्म्स में विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो F इज इक्वल टू, याद रखना है, F विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, तो मैं इसको FV बोलूंगा, V फॉर विस्कस फोर्स। ठीक है, FV दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल बॉडीज के लिए है और R उस स्पेरिकल बॉडी की रेडियस है, पाई और 6 पाई कांस्टेंट है, और ईटा इस लिक्विड का विस्कोसिटी कांस्टेंट है और v उसकी वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा और ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और क्यों लगेगा आपको पता है? क्योंकि जैसे ये देखिए बॉडी है ना, ये बॉडी है, इस बॉडी के पास में यहां वाले इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इस बॉडी के साथ साथ मूव करेंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बॉडी के साथ साथ मूव करेंगे तो लिक्विड की कुछ लेयर्स है वो ऐसे वर्टिकली बॉडी के साथ साथ मूव करेगी। और आपको पता है कि जब लिक्विड की लेयर्स लिक्विड के अंदर ऐसे मूव करती है तो वहां पे विस्कस फोर्स लगता है और वो विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिक्विड की लेयर्स है वो नीचे मूव करेगी इस बॉडी के साथ साथ, यानी इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो ये जो विस्कस फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे इधर की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स, इधर की तरफ, दैट इज FV। क्लियर है? तो शुरू में आपका FV 0 है, इनिशियली FV कितना है? 0 इनिशियली। क्यों? क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि शुरू में mg ज्यादा है किससे? FB प्लस FV से। mg ज्यादा है किससे? FB प्लस FV से, क्योंकि FV तो शुरू में कितना है? 0, और फिर धीरे धीरे FV इंक्रीज हो रहा है, ना तो mg इंक्रीज होता है ना FV डिक्रीज होता है, ये तो दोनों कांस्टेंट रहते हैं और FV की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये दोनों फोर्स यानी ये वाले दोनों और ये mg आपस में इक्वल हो जाते हैं और उस समय इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग इस बॉडी की क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अगर मान लो इससे भी ज्यादा वेलोसिटी अगर वो गेन करता है, तो डेफिनेटली FV और ज्यादा हो जाएगा और उस केस में नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो एक्सेलरेट होने की बजाय रिटार्डिंग होगा और वो रिटार्डेड होगा तो इस वजह से उसका वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद में ना तो उससे वेलोसिटी बढ़ जाता है और ना उससे वेलोसिटी घटाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी उससे हल्की सी बढ़ती है तो नेट फोर्स ऊपर आ जाता है और वो रिटार्डिंग मोशन स्टार्ट कर देता है, और वेलोसिटी अगर घटती है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी घटने का मतलब है FV घट गया
और अगर एफ वी घटता है तो mg ज्यादा हो जाएगा इन दोनों से और नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है। तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो नेट फोर्स ऊपर और उसको वापस रोक लेता है या धीमे कर लेता है, और वेलोसिटी उस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाती है तो नेट फोर्स नीचे और उसको एक्सेलरेट करके वापस से वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो इस फ्लूइड के अंदर नीचे जाकर के एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद में उसी वेलोसिटी से वो लगातार नीचे आती है, उसी वेलोसिटी से लगातार नीचे आती है। भाई यही तो रीजन है जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो पानी की बूंदें आती है, पानी की बूंदों की स्पीड एक लिमिटेड स्पीड होती है। नहीं तो आपको पता बादल यहाँ से कितने किलोमीटर ऊपर है, 5-10 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से बादल, और वहां से अगर मान लो इतनी बड़ी पानी की बूंद अगर लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई नीचे आए तो उसके पास इतना मोमेंटम हो जाता है कि अपने अगर मान लो यहाँ पे शरीर के कहीं टकराई तो अंदर घुस जाती है, या किसी मान लो कोई और जैसे पेड़ पौधे पे टकराई तो उसके सारे पत्तियां वत्तियां सब तोड़ सकती है, इतनी ज्यादा हाई उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका मोमेंटम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ इस इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर की वजह से, उसकी हवा की वजह से उस पे ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लगता है और वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी अटेंड करने के बाद में उस क्रिटिकल वेलोसिटी से ही अर्थ पर आता है, यानी उसके बाद में एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद में उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है और उसी वेलोसिटी से वाटर ड्रॉप है या रेन ड्रॉप है वो अर्थ पर पहुंचती है। लगातार उनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती पूरे 5 किलोमीटर के दौरान। बोलो बातें समझ में आ रही है? ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया क्या? क्लियर है? अब देखें, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इस क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे कि यहां पे ये बॉडी ने कितनी क्रिटिकल वेलोसिटी अटेंड की। तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी की कंडीशन में नीचे लगने वाला mg फोर्स और ऊपर लगने वाले कौन से फोर्स, Fb और Fv, यानी बॉयंसी फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और उस केस में जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वही वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो इन केस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ध्यान देना, इन केस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स प्लस ऊपर लगने वाला बॉयंसी फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू mg, मास ऑफ बॉडी। क्लियर है? बॉडी कैसी है? बॉडी ये स्फेरिकल है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस r है, और इसका डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी रो एस है। जिस लिक्विड में आपने इसको डुबोया है, जिस लिक्विड के अंदर, 1 सेकेंड, यस, जिस लिक्विड के अंदर आपने इसको डुबोया है उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, तो उस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है। तो ध्यान देने वाली बात है, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, बॉडी की डेंसिटी रो एस, बॉडी की रेडियस आर। क्लियर है? तो अब अपन आते हैं इस फॉर्मूले पर और उस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, अभी अभी आपने देखा कि विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे v कौन सा है, यहाँ पे v टर्मिनल वेलोसिटी है, यहाँ पे v कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? प्लस एफ बी क्या होता है, बॉयंसी फोर्स, और बॉयंसी फोर्स क्या होता है, वी रो जी, वी डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो पूरी की पूरी बॉडी अंदर चली गई, तो क्या बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, तो वी बॉडी का हो जाएगा यहाँ पे। तो वी रो किसका होता है, लिक्विड का होता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से ये हो जाएगा वी रो की जगह रो एल इंटू जी, दैट इज इक्वल टू एम, इस बॉडी का मास, तो इस बॉडी का मास क्या है, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी, तो रो एस इंटू वी इंटू जी। क्लियर है? अब अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलता है उस पर जाते हैं, ध्यान दें। तो यहां से 6 पाई ईटा आर वी टी प्लस v को मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इस v की जगह इंटू जी इंटू रो एस। ध्यान देना, यहां से कुछ कट रहा है तो उसको काट दें, हाँ बिल्कुल कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर, यहां से आर स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे भी आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा कुछ कट रहा है, तो इसके अलावा हाँ, इसको 4 को काट सकते हैं 2 बार, इसको 2 बार, और इसको 6 को काट सकते हैं 3 बार। तो यहां से आपके पास क्या बना, यहां से आपके पास बना 3 ईटा वीटी, दैट इज इक्वल टू, अब बाकी सारे उधर भेज देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, देखिए 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है, तो 2/3 मैंने लिए कॉमन,
इसके अलावा पाई कट चुका है, आर स्क्वायर और जी को फिर से कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर जी फिर से कॉमन, और अंदर क्या रहेगा, अंदर उस तरफ रहेगा रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड, ये रह जाएगा। बोलो क्लियर है? देखिए 2/3 आर स्क्वायर जी रो ऑफ सॉलिड और इधर से रो ऑफ लिक्विड इधर जाएगा, और यहाँ के बाद में ध्यान देना Vt की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के बाद में Vt विल बी, देखिए ये 3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, और ईटा भी नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9, देखिए फॉर्मूला याद रखना अब, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, और इसके साथ क्या है, इसके साथ है सॉलिड का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। कभी कभी आपको यह बोला जाए कि अगर यहाँ पे बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल है तो बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल है तो रो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बॉयंसी फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कब होगा नेग्लिजिबल, जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास नेग्लिजिबल होगा, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास नेग्लिजिबल कब होगा, जब उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल होगी। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि बॉयंसी फोर्स अगर नेग्लिजिबल है तो आपका यहां से ये हट जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, डायरेक्ट अच्छा 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 1 सेकेंड। ऑडियो आ रहा है क्या? बताना एक बार, ऑडियो आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो पहले बंद हो गया था क्या? कितनी देर पहले बंद हुआ, एक बार बताना, देखा बताना कितनी देर पहले बंद हुआ, अपन वापस डिस्कस कर सकते हैं। पहले बंद हुआ था क्या, बताएं। ओके 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 ठीक, चलो। तो यहां ध्यान रखना, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब कोई बॉल लिक्विड के अंदर गिराने के बाद में एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करेगी, उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो पाएगी, वो वाली वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है। ये किसी भी लिक्विड के अंदर किसी बॉल को गिराना या एटमॉस्फेयर के अंदर बरसात की बूंदों का गिरना भी टर्मिनल वेलोसिटी के अटेंड करने का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी आपको टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो फिर देख लें, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, आर जहां उसकी रेडियस है, जी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट है, और ये उस बॉल का डेंसिटी है, और ये जिस लिक्विड के अंदर है उसका डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी। कभी कभी आपको ऐसा बोला जाए कि बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल है, और अगर बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल बोल दे तो फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं रो एल को, और रो एल को नेग्लिजिबल बोलेंगे तो सीधा सीधा सिर्फ इतना ही फॉर्मूला बनेगा, इससे पीछे वाला ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये आगे आगे वाला ही फॉर्मूला होगा। बोलो ठीक है, ओके। अब देखें,
अब यहां से ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये काम आएगा आपके। अब ध्यान देना, अब आपको यहां पे एक पॉइजली फॉर्मूला और पूछा जाता है, उस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बस खत्म है ये चैप्टर। पॉइजली फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके पास, सुनना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही नैरो ट्यूब है, बहुत ही नैरो, बहुत ही पतली एक नलिका है जिसको अपन कैपिलरी ट्यूब भी बोल सकते हैं, कभी कभी इस ट्यूब का नाम कैपिलरी ट्यूब भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत एक नैरो ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ L है, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, L है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ, आप कैपिटल L स्मॉल l कुछ भी जो मर्जी वो लेना चाहो ले लो, इस ट्यूब की लेंथ L है, और इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेडियस है वो रेडियस R है, ठीक है। इधर का प्रेशर P1 है और इधर का प्रेशर P2 है, यानी दोनों एंड का प्रेशर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां से ये देखिए P1 इज ग्रेटर देन P2, ऐसा बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, P1 इज ग्रेटर देन P2, और P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लिक्विड ऐसे अंदर एंटर करेगा, यहां से लिक्विड ऐसे अंदर एंटर करेगा और ऐसे यहां से इधर की तरफ बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे यहां से अंदर एंटर करेगा और ऐसे यहां से बाहर निकलेगा, और इस लिक्विड का जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो ईटा है। तो यहां से लिक्विड के जो फ्लो होने की रेट है दैट इज क्यू, लिक्विड के फ्लो होने की जो रेट है दैट इज क्यू, और उसका फॉर्मूला है वो आपको सीधा याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4, ध्यान रखना, पाई आर की पावर 4, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा, ये पूरा कांस्टेंट है 8 ईटा, 8 ईटा इंटू एल, एल इसकी लेंथ हो जाएगी, इंटू डेल्टा पी, इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी इज व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपका डेल्टा पी है, और इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा कि इस कैपिलरी ट्यूब में से कितना लिक्विड फ्लो करेगा, उसकी रेट क्या होगी। तो लिक्विड फ्लो की रेट फिर से याद कर लो, Q इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4, आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर से भी ज्यादा, आर की पावर 4 है, तो पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, तो पाई अपॉन 8 ईटा, ये पूरा कांस्टेंट है, ये सारे वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, बट ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो कांस्टेंट क्या है, पाई अपॉन 8 ईटा, फिर क्या है, आर की पावर 4 अपॉन एल, एल इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ अगर कम ज्यादा होगी तो भी इसमें लिक्विड के फ्लो की जो रेट है वो कम ज्यादा हो सकती है, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब देखें, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, तो यहां से लेकर के यहां तक अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा, अगर इसकी रेडियस ज्यादा है तो लिक्विड का जो फ्लो रेट होगा वो और ज्यादा होगा, बिकॉज इसकी पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, और अगर ये लेंथ अगर कम है, लेंथ कम है, ध्यान देखना, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना उसको अपोजिशन उतना ही ज्यादा झेलना पड़ेगा, उसको विस्कोसिटी उतनी ज्यादा झेलनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर ट्यूब की लेंथ कम है तो यहां पे लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा, और ट्यूब की लेंथ ज्यादा है तो इसके अंदर लिक्विड कम फ्लो करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू V तो होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होने से यहाँ पे कह सकते हैं अपन फ्लो रेट कम हो जाएगी, बोलो क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बोलो बात समझ में आ गई। तो हमने मोटे मोटे तौर पर विस्कोसिटी कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और क्वेश्चन में ये है, देखिए एग्जांपल पूछता हूं, उसमें डाटा क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान दें। आपको बोला है कि आपके पास 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको बोला है रो इज इक्वल टू 1.5, सॉरी 1.4 नहीं, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का एक कोई लिक्विड की कोई ड्रॉप है, एक कोई लिक्विड ड्रॉप है, ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, मान लो बारिश की बूंद होगी, ये लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। और ये जो लिक्विड ड्रॉप है वो, उसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस दैट इज R इज इक्वल टू 1 mm, R इज इक्वल टू 1 mm। अच्छा ये ड्रॉप नहीं है, ये बबल है कोई, और वो बबल कहां है,
लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर बबल है, ठीक है। तो एयर बबल नहीं है, लिक्विड के अंदर बबल है, ठीक है। और ये जो बबल है वो इस लिक्विड के अंदर, यहां से जैसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर ये बबल है वो ऊपर उठ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कोई गोला होता तो वो नीचे गिरता, तो एयर बबल है वो ऊपर उठ रहा है। तो एयर बबल अगर ऊपर उठेगा तो भी इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा। और यहाँ पे बोला है कि इसकी जो ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है, ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, और वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको पूछा है कि यहाँ पे जो एयर है इसके अंदर, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसकी जो डेंसिटी है वो नेग्लिजिबल है। एयर डेंसिटी, रो ऑफ एयर, रो ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली जीरो है। रो ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली क्या है, जीरो, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आपसे यहां पे पूछा है कि ईटा कितना होगा, ईटा की वैल्यू क्या होगी। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का ईटा कितना होगा बताइए, जल्दी से कीजिए। इट इज एयर बबल इन लिक्विड, जल्दी। हाँ, फिजिक्स के बाद बायो का लाइव आएगा, प्रदीप सर आएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, क्या बात है। थैंक यू राधिका, थैंक यू। भरत बोल रहा है अब सर अब की बार 12th वालों ने बहुत मेहनत की है। कैसे, रिजल्ट के हिसाब से बोल रहा है क्या? इस रिजल्ट से ये साबित हो गया कि परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, कंपटीशन एग्जाम की ढंग से तैयारी करो, परसेंटेज ऐसे ही पड़े रहेंगे। यस, बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताइए, कोई बच्चा आंसर बताएं फटाफट। कोई बच्चा आंसर बताएं फटाफट। नहीं नहीं, सही रहा तू, इस बार 12th में नहीं था, पहले ही हो गया तेरा का, कोई मतलब नहीं है इनका। यस, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो भी एयर बबल है ये ऊपर फ्लो कर रहा है, और ऊपर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर, देखिए ये ईटा कैलकुलेट करना है ही नहीं, यहां लिख देता हूं, ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, कौन सा, विस्कस फोर्स, वो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एफ वी शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा, इसका खुद का बबल का कोई वेट नहीं है, क्योंकि बबल किसका बना हुआ, एयर का, और बोला गया है कि एयर का जो डेंसिटी है वो लगभग जीरो है, तो इसके अंदर जो एयर का मास है वो जीरो है, तो इसका mg नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज बॉयंसी फोर्स, दैट इज fb, ठीक है। और अब इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इतनी वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स, इस पे नीचे लगने वाला फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इजीली इसको बराबर कर दो, एफ वी इज इक्वल टू एफ बी, और एफ वी क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज इक्वल टू एफ बी इज व्हाट, एफ बी कितना होता है, रो वी जी, जहां रो लिक्विड का, वी उस बबल का, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से रो लिक्विड, v कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो क्या क्या कटेगा, तो यहां से कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा क्या कैंसिल होने वाला है, और इसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा कैंसिल होने के लिए, ये देख लो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और इसके अलावा ये बन जाएगा आपके सामने, इधर देखिए हमें निकालना है यहाँ से ईटा, तो ईटा इज इक्वल टू किसी का आंसर आया क्या, कोई आंसर नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, इसने दिया, मोहम्मद हसन बोल रहा है 1.4 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट्स में बोल रहा है। बायो लाइव आफ्टर फिजिक्स क्लास, हाँ प्रदीप सर बोल रहे हैं कि फिजिक्स क्लास के बाद में बायो का लाइव होगा। यस, अब देखें तो यहां से ईटा इज इक्वल टू व्हाट, ईटा इज इक्वल टू रो एल
और यहाँ से जो 2/3 है, 2/3 और 3 ये जाएगा 2/9 हो गया वो तो, ठीक है। और इसके अलावा रो एल के साथ पाई बाई सब कट गए, आर स्क्वायर इंटू जी, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा यहाँ से v, ये अपॉन में चला जाएगा। तो अब देखिए ये वाटर के अंदर है ये सारा सिस्टम, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 2/9 इंटू वाटर का ये रो कितना हो जाएगा, तो वाटर का रो हो जाएगा 1000, हम कैस यूनिट के अंदर बात करें तो 1000, और आर कितना दिया हुआ है इसके अंदर, आर आपको शायद 1 mm दिया हुआ था, ठीक है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ तो कर लें एक बार, यस दिस इज 1 × 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 10 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड थी तो मीटर पर सेकंड होगी, क्लियर है। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना आएगा ध्यान दें, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2/9 इंटू ये पूरा का पूरा देखिए 10⁻⁻6 और ये हो गया 4, तो ये पूरा कटने के बाद में 10⁻² और ये 10⁻² ऊपर जाए, ये पूरा कट जाएगा इससे 10⁻², क्लियर है। तो यहाँ से ये देखिए ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 0 10 और नीचे रह जाएगा 21, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, क्लियर है। बोलो ठीक है क्या, बोलो ठीक है, चलो यही आ रहा है क्या, यस। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा रो लिक्विड दिया हुआ था क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर इसका मतलब कहाँ कैसे बोलो, रो लिक्विड था क्या दिया हुआ, मैंने उसको वाटर का एज्यूम कर लिया। हाँ बिल्कुल 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 दिया हुआ है, वाटर नहीं लेना है इसको, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ कुछ गड़बड़ है ये, यस इसको करेक्ट कर लेना, ऐसे ही करना है आपको, बस इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 1.5 × 10⁻, जो भी वो बनेगी वो ले लेना, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ओके ओके ठीक, यस। अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएं क्वेश्चन आंसर के लिए, ओके। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, और फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देंगे, अलर्ट हो जाएं सब लोग, कॉपी पेन तैयार रखें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बिगेस्ट एल्यूमिनियम कॉइन ऑफ थिकनेस t and density rho which will still be able to float on the water surface of surface tension s। तो यहां पे आपको बोला है कि वाटर की सरफेस का जो सरफेस टेंशन s है, उसके ऊपर ये एक एल्यूमिनियम का कोई कॉइन है, उसकी रेडियस कितनी हो सकती है, उसकी थिकनेस t है, उसकी डेंसिटी रो है, कि वो उसके ऊपर फ्लोट कर सके, उसके अंदर डूबे नहीं, तो कितनी उसकी रेडियस हो सकती है। आपको पता है रेडियस बढ़ाओगे तो उसका वेट बढ़ेगा, और उसका वेट बढ़ेगा तो कभी न कभी उसको वो नीचे जाकर के उसके अंदर सबमर्ज होगा, वो जो सरफेस टेंशन है वो उसको ऊपर रोक के रख रहा है, वो नहीं रख पाएगा और वो अंदर जाके सबमर्ज हो जाएगा। तो आपको बोला कि कितनी मैक्सिमम रेडियस हो सकती है उसको तैरे रखने के लिए, या वो तैर सकता है जिसके लिए, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी कीजिए बेटा, इजी क्वेश्चन है, ABCD में से कोई ऑप्शन दीजिए फटाफट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, जल्दी, आसान क्वेश्चन है भाई। आपको यहां पे बोला गया है, आपको यहां पे बोला गया है कि ये यहां लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के ऊपर एक एल्यूमिनियम का, सुरभि बोल रही है आंसर होगा सी, देखते हैं, इस लिक्विड के ऊपर यहां पे एक एल्यूमिनियम का कॉइन रखा हुआ है, और इस एल्यूमिनियम के कॉइन की जो थिकनेस है वो आपको बोलिए टी है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, टी इसकी थिकनेस कांस्टेंट है, ये बोला गया है। तो आपको पूछा इसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी कि ये डूबे नहीं, फ्लोट कर सके। हाँ सुरभि सी ऑप्शन, और कोई ये डूबे नहीं, इसके लिए कितनी इसकी रेडियस हो सकती है मैक्सिमम, और मैं बोल रहा हूं रेडियस बढ़ाने से इसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी, इसका थिकनेस सब कुछ
वैसा ही है, तो रेडियस बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो ये अंदर जाके सबमर्ज हो जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ये डूबता नहीं है तो उस केस के अंदर इसका जो वेट है, इसका जो नीचे वेट है जिसको mg बोल सकते हैं अपन, इस वेट को क्या बोलते हैं mg, और ये mg किससे बैलेंस होगा, ये mg बैलेंस होगा सरफेस टेंशन के फोर्स से। तो सरफेस टेंशन कितना है s, और फोर्स कितना लगेगा, तो ये देखिए लिक्विड की ये वाली जो साइडों की जो सरफेस है वो फ्री सरफेस है और वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। जैसे ये नीचे सबमर्ज होगा तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, और कितना फोर्स लगाएगी, वो T इंटू 2 पाई आर, और T की जगह यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन S है, तो S इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हैं m क्या है, m इसका मास है, तो मास इज इक्वल टू व्हाट, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, दैट इज इक्वल टू s इंटू 2 पाई आर। और अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा यहां से, वॉल्यूम यहां से हो जाएगा, ध्यान देना, देखिए मास में रो और वॉल्यूम यहां से हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी टी इंटू जी, इंटू क्या हो जाएगा जी, हसन बोल रहा सी, गणेश बोल रहा सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई इंटू आर, और यहां से देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो उधर सिर्फ बचेगा 2s, और इधर नीचे जाएगा कौन, रो नीचे जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, आर कैलकुलेट करना है, टी नीचे जाएगा, जी नीचे जाएगा, तो फाइनली जो आंसर होगा वो आर इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी टी, 2s अपॉन रो जी टी। बिल्कुल सही आंसर दिया सुरभि ने, सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया, रानू माली सी, हर्षिता सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करो, और नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करना पहले, और उसके बाद में फटाक से इसका आंसर देना। आपको बोला था सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज यू, एक लिक्विड की जो ड्रॉप है उस ड्रॉप की सरफेस एनर्जी यू है, उस ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी है, यू है, इस लिक्विड ड्रॉप की सरफेस एनर्जी यू है। इट इज स्प्रेड इनटू 100 इक्वल ड्रॉपलेट्स, इसको हम लोगों ने 100 नहीं 1000 ड्रॉपलेट्स के अंदर ऐसे 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 कन्वर्ट कर दी, और देन इट्स सरफेस एनर्जी बिकम्स, तो इन सब की सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ यू, बताना जल्दी से बोलिए फटाफट, इन टर्म्स ऑफ यू बताना है, जल्दी बताइए। जब इसको 1000 बूंदों में तोड़ दिया तो पूरी फाइनली पूरी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बताना है, जल्दी बताइए। हाँ, AA बोल रहा है, बी ऑप्शन होगा 10u, बहुत बढ़िया। और कोई फटाफट बताइए, भुवनेश बोल रहा सेकंड होगा। अरे भुवनेश तेरा नाम सही लिख दे यार, पढ़ने में ही नहीं आ रहा यार ढंग से। और कोई यस यस, चलो करते हैं कैलकुलेट। इधर देखिए हम लोगों ने देखा कि ये जब ड्रॉप हमने बनाई थी, तो सपोज दैट ये जब ड्रॉप नहीं बनी हुई थी तब इसका सरफेस एरिया कितना था, 0, और अब इसको ड्रॉप को बनाई तो इसका सरफेस एरिया कितना बन गया, तो इसका सरफेस एरिया बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इस लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही इसकी एनर्जी है। तो अब जो इसकी एनर्जी है इस एक ड्रॉप की, वो एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू टी इंटू इसका सरफेस एरिया, टी इंटू इसका सरफेस एरिया। ये एक ड्रॉप की एनर्जी होगी, ये एक ड्रॉप की क्या होगी एनर्जी। हसन बी, सुरभि बी, हर्षिता बी, अब सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, तो हो सकता है बी सही है। अब देखो बी सही भी है शायद, या अब इसके बाद में देखिए यहां पे जैसे ये 1000 ड्रॉप्स के अंदर ये कन्वर्ट हुई, तो 1000 ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हुई तो इसकी सरफेस एनर्जी हो जाएगी U डैश, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, क्योंकि एक बूंद का या एक ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है या एक ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी है वो कुछ होगी, और उसका n टाइम करेंगे क्योंकि n ड्रॉप्स के अंदर ये यहां पर कन्वर्ट हुआ, तो n टाइम्स T इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और कल हम लोगों ने देखा कि स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो n टू दी पावर -1/3 इंटू कैपिटल आर होती है। तो ये वैल्यू यहां अगर रखे, कल हम लोगों ने वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, जब हम लोग n ड्रॉप स्लेट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये रिलेशन आता है स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर। तो यहां से बोल सकता हूं U डैश इज इक्वल टू n, और यहां से ये हो जाएगा T इंटू 4 पाई, और ये
स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा n टू द पावर -2/3 इंटू आर स्क्वायर, तो n टू द पावर -2/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये n टू द पावर -2/3 और यहाँ n टू द पावर 1, तो 1 -2/3, तो ये बन जाएगी n टू द पावर 1/3 इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ये u है, ये u है, और ये n की पावर 1/3, n कितना 1000, 1000 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1000 का 10 इंटू u। यस, आगे आंसर बोलो, क्लियर है, बोलो बात समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें, आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए, इफ द प्रेशर एट द हाफ डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द लेक। लेक किसकी होती है, पानी की होती है। तो ध्यान देना, यहां पे आपसे बोला है कि एक लेक के अंदर, ये देखिए, ये जैसे आपके पास एक लेक है, उस लेक की जैसे टोटल जो डेप्थ है वो सपोज दैट h है, और इसके बॉटम में प्रेशर है वो दैट इज p, और इसके टॉप मोस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज p नॉट, और यहां पे बोला है कि इसकी हाफ डेप्थ पर जो प्रेशर है दैट इज p डैश, वो प्रेशर कितना है p डैश, और क्वेश्चन में बोला है कि p डैश की जो वैल्यू है वो 2/3 बॉटम मोस्ट प्रेशर के बराबर है। तो आपको पूछा है कि इसकी डेप्थ कितनी होगी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालें फटाफट, ठीक है, जल्दी। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुरंत आंसर देना है, जल्दी बेटा जल्दी। ये सुरभि बोल रही है 20 मीटर, और कोई बी ऑप्शन बोल रही है 20 मीटर। देखते हैं इधर देखिए, यहां से आप मुझे बताइए कि P डैश और P में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं P नॉट की टर्म में P डैश लिखूंगा और P नॉट की टर्म में P लिखूंगा। तो बताइए P नॉट की टर्म में P क्या होगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, और P डैश हो जाएगा आपका P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2। बोलो क्लियर, क्योंकि ये यहां से h/2 नीचे। अब ये दोनों टर्म यहां रख दो, खत्म बात। ये देखिए, P डैश की जगह ये मिटा दूं एक बार, और P डैश की जगह मैं लिख देता हूं क्या, P नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2/3 P नॉट प्लस रो जी एच, और यहां से 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 P नॉट इज इक्वल टू 3/2, 3 P नॉट प्लस 3/2 रो जी एच दैट इज इक्वल टू 2 P नॉट प्लस 2 रो जी एच। बोलो क्लियर है, रो जी एच। अब यहां से ध्यान देना, ये 2 P नॉट इधर लेके आ जाओ, ये 2 P नॉट कहां लेके आ जाओ, ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां मिटा दो इसको। यस, इधर देखें, ये 2 P नॉट इधर लेके आ जाओगे तो यहाँ पे 3 P नॉट माइनस 2 P नॉट P नॉट, और ये पूरा का पूरा उधर भेज दो तो कितना, ये 2 रो जी एच, और ये कितना है डेड रो जी एच। तो डेड रो जी एच 2 रो जी एच में से माइनस करूंगा तो आधा रो जी एच बचेगा, तो इधर बचेगा आधा रो जी एच, और आपको एच पूछा है तो एच इज इक्वल टू 2 P नॉट अपॉन रो जी, 2 P नॉट अपॉन रो जी। तो यहां से कुछ डाटा आपको दिए हुए नहीं है जो आपको अंडरस्टूड है। तो 2 और P नॉट कितना होता है, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, तो वो 1.01 को आप 1 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, नजदीक ऑप्शन नहीं है। तो 10 टू द पावर 5 अपॉन में रो क्या है, लेक है, लिक्विड क्या हो, कौन सा होगा, वाटर होगा, तो 1000 ले सकते हो, और जी को आप कितना ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो यहां से 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, तो यहां पे रहेगा 10, और आंसर आएगा 20 मीटर। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं, बोलो क्लियर हुई या नहीं, बताइए। चलो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वाटर रेज टू हाइट ऑफ 16.3 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ऑफ 18 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। ठीक है, एक कैपिलरी है, जैसे सपोज दैट, यहां पे ध्यान देना, यहां पे सपोज दैट यहां पे ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और इस वाटर की सरफेस से ऊपर की तरफ, वाटर की सरफेस से ऊपर की तरफ 18 सेंटीमीटर ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब है। वाटर की सरफेस से 18 सेंटीमीटर ऊपर तक एक कैपिलरी ट्यूब है, और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर रेज होता है कहां तक,
16.3 सेंटीमीटर तक, यहां तक वाटर रेज होता है 16.3 सेंटीमीटर तक, यहां तक वाटर ऊपर चढ़ता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से सुनना। इफ द ट्यूब इज कट एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर इन द कैपिलरी ट्यूब, यहां से ट्यूब को काट दिया जाता है यहां से 12 सेंटीमीटर की हाइट से, तो ये 16 सेंटीमीटर की हाइट है और 16 सेंटीमीटर से ऊपर हम लोगों ने यहां पे इसको काट दिया और ये 12 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो अब बोला अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाटर का क्या होगा अब, यानी अब ये 12 सेंटीमीटर हाइट तक है तो वाटर का क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है वाटर विल कम आउट फाउंटेन फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब, ऐसे फुहारे के रूप में वाटर बाहर निकलेगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वाटर विल स्टे एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर इन द कैपिलरी ट्यूब, की 12 सेंटीमीटर तक ही वाटर चढ़ेगा। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है द हाइट ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी 10.3 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 10.3 तक ही वाटर चढ़ेगा। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है वाटर हाइट फ्लो डाउन द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यहां ऊपर चढ़ता है और ऐसे धीरे से साइड में ऐसे गिरने लग जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। हसन बोल रहा है बी होगा, सुरभि होगी बोल रही बी होगी, ठीक है। और कोई, अरे बी इस वाले का भी तो, इस वाले का ही तो दे रहे हो ना, हाँ इस वाले का ही होगा। चलो और बताओ। और यस बी विल बी, हाँ वाइद बोल रहा बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा कि 12 सेंटीमीटर तक ही इसके अंदर वाटर चढ़ेगा, इसके बाद में ऐसे बाहर नहीं गिरेगा। एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ क्यों रहा है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड क्यों चढ़ रहा है ऊपर। देखिए ये है कैपिलरी ट्यूब, ये क्या है कैपिलरी ट्यूब। जैसे ही इसके अंदर आपने लिक्विड डाला, जैसे ही इसके अंदर आपने लिक्विड डाला तो एडिसिव फोर्स ज्यादा है किससे, कोएसिव फोर्स से, और इसकी वजह से इसका ये शेप ऐसा हो गया, इसका शेप क्या हो गया ऐसा। और आपको पता है इस शेप के कारण फ्री सरफेस के इस शेप के कारण ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया और नीचे प्रेशर कम हो गया। इस शेप के कारण यहां पे प्रेशर क्या है, यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया और यहां पे प्रेशर कम हो गया, इसलिए साइड से लिक्विड इधर आया था और इसको ऊपर उठाया था। लेकिन आपको पता है अगर मान लो ये यहां जाकर के हाइट खत्म हो जाती है, यहां जाके हाइट खत्म हो जाती है तो ये लिक्विड यहां से ऊपर आता है और लिक्विड यहां से, जैसे सपोज दैट ये यहां तक लिक्विड आया, सपोज दैट ये यहां तक लिक्विड आया और यहां तक आने के बाद में भी ऊपर प्रेशर कम ज्यादा है और नीचे प्रेशर कम है तो साइड वाला लिक्विड अभी भी ऊपर आएगा। और जैसे ही साइड वाला लिक्विड ऊपर आएगा तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसे ऊपर रेडियस कम होती जाएगी इसकी, और रेडियस कम होते होते इसकी रेडियस फ्लैट हो जाएगी। और जैसे ही रेडियस फ्लैट हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर और नीचे प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। मतलब एकदम, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि एकदम फ्लैट हो जाएगी तो फिर ऊपर प्रेशर पी नॉट है और नीचे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। उस केस में फिर वो यहाँ का पी नॉट और यहाँ का पी नॉट कैसे रहेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रेडियस है वो अपने आप को बैलेंस करके कुछ ऐसी कम शेप में आ जाएगी, या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका जो प्रेशर डिफरेंस जो था वो प्रेशर डिफरेंस वापस उसी हाइट पे मेंटेन हो जाएगा और वाटर को बाहर गिरने का नौबत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। बच्चा सोचता है कि 16 सेंटीमीटर तक जा रहा था तो अब 12 से काट दिया तो पानी ऐसे फुहारे के रूप में ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप मेंटेन कर लेगी और जो प्रेशर डिफरेंस था वो जितना रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस है उस रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस के ऊपर अपने आप को ले जा करके स्टेबल कर देगी। तो 12 सेंटीमीटर, अच्छा मान लो मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे काटता ना, तब भी लिक्विड 2 सेंटीमीटर हाइट तक ही चढ़ता और वहां जाकर के अपनी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस कर देता। क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 2 स्फेरिकल सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस ए एंड बी, दो आपके पास गोलाकार बुलबुले हैं जिनकी रेडियस ए और बी है, इन द वैक्यूम निर्वात के अंदर रखे हुए हैं और दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइन होकर के एक बड़ा बुलबुला बना रहे हैं और ये पूरी प्रोसेस आइसोथर्मल है। पूरी प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है। तो आपको बोला है कि द रिजल्टिंग बबल हैज द रेडियस इज गिवन बाय, तो जो इससे बड़ा बबल बनेगा उस बबल की रेडियस क्या होगी। देखिए पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, दो बबल को आपस में टच किया था लेकिन उन 2 बबल से एक बबल नहीं बना था। इस बार तो 2 बबल से एक बबल बन चुका है और एक बबल बनने के बाद में भी वो बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस है ना वो आइसोथर्मल है। तो वो फाइनल जो बबल बना है बड़ा वाला बबल, उसकी रेडियस क्या होगी, छोटे वालों की ए और बी थी। फटाफट आंसर दीजिए।
फटाफट आंसर दीजिए। हसन बोल रहा है इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर होगा हसन के हिसाब से। और कोई? यस सी, राधिका सी, और कोई? वाइट सी, बहुत बढ़िया, क्लियर है। देखिए सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन को पकड़ना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कब होता? इंटरनल एनर्जी में चेंजेस तब होता जब सरफेस एरिया चेंज होता। तो यहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा तो पहले सरफेस एरिया कितना था? पहले सरफेस एरिया था 4 पाई a स्क्वायर, दूसरे वाले का था 4 पाई b स्क्वायर, और अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो अब सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। बोलो क्लियर है? पहले एक बबल 4 पाई a स्क्वायर, दूसरा बबल 4 पाई b स्क्वायर, और अब फाइनल जो बबल बना वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां से बोल सकता हूं R स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइनली R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऑप्शन विल बी थर्ड। बोलो क्लियर है? समझ में आई बातें? नेक्स्ट देखें इधर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान देना, दो कैपिलरी ट्यूब है, एक है रेडियस आर और लेंथ एल की, और दूसरी कैपिलरी ट्यूब है रेडियस आर बाई 2 और लेंथ एल बाई 4 की। इफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू ट्यूब टेकन एज P, then the ratio of the pressure difference across the first to the across the second tube। क्लियर? कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास एक बड़ी ट्यूब है, यस आपके पास एक बड़ी कैपिलरी ट्यूब है ये वाली, ठीक है, और इस बड़ी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस r है और इसकी लेंथ l है, और इसके सीरीज में एक छोटी कैपिलरी ट्यूब जोड़ी है, ये छोटी कैपिलरी ट्यूब जोड़ी है जिसकी रेडियस r बाई 2 है। रेडियस कितनी है? r बाई 2, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ l बाई 4 है, इसकी लेंथ l बाई 4 है। अब बोला कि इन दोनों ट्यूब्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज P, वो प्रेशर डिफरेंस कितना है? P। देन द रेशियो ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P1 और सेकंड के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P2। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 कितना होगा। देखिए फर्स्ट का रेशियो पूछा है सेकंड के साथ, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 पूछा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से बोलिए क्या आंसर होगा? बताइए जल्दी से बोलिए क्या आंसर होगा? थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग ऋषभ प्रजापत, बोले 1/4। सुरभि बोल रही 1/4, राधिका बोल रही है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी 4/1 होगा राधिका के हिसाब से, किरण के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन, रेखा फर्स्ट ऑप्शन, और कोई? जल्दी से। अब देखिए सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताइए, जितना यहां से लिक्विड एंटर करेगा क्या उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा? जिस रेट से लिक्विड एंटर करेगा उस रेट से ही लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां से सीधी सी बात है, लिक्विड की जो रेट है फ्लो की वो दोनों कैपिलरी ट्यूब के अंदर सेम होगी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैपिलरी ट्यूब का एक फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल टू पाई r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा l इंटू डेल्टा P। ये किसी एक कैपिलरी ट्यूब में से फ्लो की इक्वेशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग लगा दें। तो पहले के लिए देखिए, पहले के लिए ये जाएगा पाई r की पावर 4, इसकी रेडियस r है, तो r की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा, और लेंथ इसकी कितनी है? पहले वाले की l लेंथ है, तो इंटू l इंटू डेल्टा P1, पहले के अक्रॉस प्रेशर डेल्टा P1 है, दैट इज इक्वल टू पाई r, दूसरे की रेडियस कितनी है? r बाई 2, तो r बाई 2 की पावर 4 है, ध्यान रखना r बाई 2 की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा, l की जगह कितना है बेटा? l की जगह l बाई 4 है, तो l की जगह आप ले लें l बाई 4, और प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P2 लेना है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? और अब आप ध्यान दें, जो जो चीजें कट रही है उनको काटेंगे, तो देखिए 8 ईटा से 1 ईटा कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और अब आप ध्यान दें यहां से मैं लिख देता हूं डेल्टा P1 इंटू r टू दी पावर 4 अपॉन l
इज इक्वल टू ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो यहां से ये हो जाएगा 4 अपॉन एल, ये देखिए ये 4 ऊपर जाएगा 4 अपॉन एल, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर अपॉन आर की पावर 4, सॉरी आर की पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 4, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा P2। तो यहां से आर की पावर 4 कैंसिल, एल की पावर एल कैंसिल, और यहां से डेल्टा P2 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। राधिका -1 ले लिया आपने, ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन एक जैसे थे, आपने कैलकुलेशन भी की थी, लेकिन कैलकुलेशन करने के बावजूद आपका आंसर माइनस में गया, लेकिन जो बच्चों ने ढंग से आंसर दिया उनका बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग दीपक भाटी, यस। तो यहां से आपका रेशियो हो जाएगा 1/4, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। that is question number 7 is the rate of flow of liquid through a capillary tube of रेडियस आर इज वी। देखिए एक कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान देना फिर से, एक कैपिलरी ट्यूब है और उस कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आर, और इस रेडियस आर वाली ट्यूब में से जो फ्लो रेट है क्यू वो कितना है, वो वी बोल रहा है वो। व्हेन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज पी, इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज पी। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 3p, ये बोल रहा है कि इस प्रेशर को हम लोगों ने 3p से इंक्रीज कर दिया, 3p से बढ़ा दिया, 3p से बढ़ा दिया, एंड द रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, रेडियस r से हाफ रिड्यूस कर दी, हाफ रिड्यूस कर दी, r से r/2 कर दी, इसको रिड्यूस टू हाफ, एंड देन द रेट ऑफ फ्लो बिकम, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, अब रेट ऑफ फ्लो v है, तो अब फाइनली रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बताइए फाइनली v डैश कितना होगा, बताइए तुरंत बताइए, बोलिए। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, प्रदीप सर का टाइम हो रहा है। शेयर कर लें एक बार, और शेयर कर लें अपने इस वीडियो को, तब तक अपन 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। फैला दे पूरे भारत में कि नागौर से ऐसे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। सर वो तो 9/15 पर आएगा ना, क्या 9/15 पर आएगा? अच्छा सर 9:25 पे आएंगे, नहीं आज सर जल्दी आएंगे थोड़ा, आज अपना टॉपिक पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए सर थोड़े पहले आ जाएंगे। तुम्हें अपने दोनों लाइव के बीच में आधे घंटे का गैप देके तुम्हें खाना खिला देंगे, उसके बाद में आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। यस बोलो, कोई आंसर बताओ, अरे आंसर बताओ भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी बताओ भाई, इतनी देर में बता देते तुम लोग। इसीता बोल रही सी, अब्दुल सी, बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं सी शायद सही आंसर है। यस चेक करते हैं, इधर देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली थी कि रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, यानी रेडियस को r से r/2 कर दिया, और ध्यान देना है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 3p, यानी प्रेशर p से 3p नहीं किया, P से 3p नहीं किया, 3p से इंक्रीज किया, तो P के अंदर 3p और ऐड कर दिया। ये नॉर्मल बच्चों ने ऐसा नहीं सोचा होगा, नॉर्मल बच्चों ने ऐसा नहीं सोचा है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, और वो बात यह है कि फाइनली जो आपकी देखिए इनिशियली जो आपकी Q है, इनिशियली जो Q है जिसको अपन V बोल रहे हैं, दैट इज पाई r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा l इंटू प्रेशर P, इनटू प्रेशर डिफरेंस दैट इज P, और फाइनली ध्यान देना, फाइनली Q डैश दैट इज इक्वल टू V डैश दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R की जगह r/2 का पावर 4 अपॉन में 8 ईटा L तो वही है, L के बारे में कुछ नहीं बोला तो L ही है, इनटू प्रेशर डिफरेंस P से बढ़ा करके 4p कर दिया, यानी 3p उसको इंक्रीज कर दिया, तो 4p कितना हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस 4p हो जाएगा। तो अब ध्यान दें, यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका पाई r की पावर
4 अपॉन में, ये 2 की पावर 4 अपॉन में जाएगा 16 हो जाएगा 8 ईटा एल इंटू 1/16 इंटू 4p इंटू 4p। 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए, ये वाला है। क्लियर है? कुछ गड़बड़? हाँ ये बनेगा, सही है। तो ये तुम लोगों का आंसर सेकंड कैसे आ रहा था भाई? नहीं थर्ड ही तो दे रहे थे। हाँ ठीक है बिल्कुल, यस 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 यस। तो यहां से आपका आंसर बनेगा v/4। आंसर क्या बनेगा? v/4, दैट इज v डैश। यस, थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, 8:45 पर आ जाओ, खाना वाना खा लो आप। आज हम लोग फ्लूइड को निपटा रहे हैं, फाइनल टच चल रहा है इसका। यस, एक बड़ा यूनिट जिसको अपन खत्म करने जा रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ए स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ स्टील falls through a viscous medium with terminal velocity v। एक कोई बॉल है विस्कस मीडियम के अंदर, टर्मिनल वेलोसिटी v के साथ गिर रही है। इफ बॉल ऑफ ट्वाइस रेडियस ऑफ फर्स्ट वन अगर r रेडियस की है तो नेक्स्ट बॉल 2r रेडियस की है, ठीक है। बट द मास इज सेम, हाँ सेकंड वाले के मास सेम है, इसका मतलब डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। मास इज सेम, ड्रॉप्ड थ्रू द सेम मेथड, उसी के अंदर उसी पहले की तरह ही उसको ड्रॉप किया है। इट विल फॉल विद द टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये किस टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगी? अगर वो वाली बॉल, छोटी वाली बॉल है, वो v से गिर रही है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? फटाक से आंसर चाहता हूं आपसे। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस r है और वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी v है। अब एक दूसरी बॉल ली जिसकी रेडियस 2r है लेकिन मास पहले वाली बॉल के समान है और उसको उसी तरह से उसी लिक्विड के अंदर गिराया है, तो बताइए वो किस टर्मिनल वेलोसिटी से अंदर जाएगी? जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया यार, तुम तैयारी तो शानदार कर रहे हो यार, गजब। सबके सही आंसर आ रहे हैं, जो जो दे रहा है वो गुड। अब बताओ इसका आंसर बताओ, फटाफट देगा। इसीता बोल रही है डी होगा, सुरभि बोल रही है ए होगा, v/2, वाहिद बोल रहा है ए होगा। यस, चलो 2-3 बच्चों का आंसर आ गए, फिर अपन देखेंगे। और यस, तो अपने पास क्या है? अपने पास देखिए नेगलेक्ट द बॉयंसी। मैं एक बात आपसे बोल रहा था उस समय जब मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था कि बॉयंसी फोर्स को नेगलेक्ट करना है, बॉयंसी फोर्स को नेगलेक्ट करना है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले वो जो फॉर्मूला डिस्कस किया था टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, 2/9 gr² मेरा स्क्वायर अपॉन में ईटा और सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। और अगर यहां पे बॉयंसी फोर्स को नेगलेक्ट मानना है तो इसका मतलब लिक्विड कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहा है, वो तो विस्कस फोर्स तो लगाएगा ही, लेकिन लिक्विड मान लो वो बॉयंसी फोर्स अगर नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना लेना है? 0 लेना है। इसका वैल्यू 0 लेना है तो यहां से क्या समझ लो, यहां से आप समझ लो कि टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 gr² अपॉन ईटा इंटू रो ऑफ सॉलिड। ये इस बात पे डिपेंड करती है। तो अब आपको क्या बोला? आपको बोला है कि ये एक बॉल है जिसका रेडियस r है और उसका टर्मिनल वेलोसिटी v है। ये एक दूसरा बॉल है जिसका रेडियस 2r है, जिसका रेडियस कितना बेटा? इसका रेडियस 2r है, 2r, ठीक है। लेकिन एक बात और फिर बोल रहा है कि इसका मास m1 और इसका मास m2 बराबर है, तो डेफिनेटली दोनों का डेंसिटी बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसका डेंसिटी है ρ1, इसका डेंसिटी क्या है? ρ1, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, और इसका डेंसिटी हो जाएगा ρ2 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। इसको r³ है तो ये 2r का क्यूब हो जाएगा, 2r का
क्यूब, ठीक है। और यहां से आप ध्यान दें 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और यहां से रो 1 विल बी रिटन एज रो 2 इंटू ये 2 का क्यूब 8 इंटू आर क्यूब, ये यहाँ पे आर क्यूब था, इस आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से रो 2 की जो वैल्यू आई है वो आपकी आ गई रो 1/8, रो 1/8। बोलो क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहां से क्या देखिए, ये जैसे मान लो पहला वेलोसिटी हो गया v1, ये पहला वेलोसिटी हो गया आपका v1, ठीक है, जिसको अपन v बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा है ये ऊपर क्वेश्चन में। अब अपन देखते हैं दूसरा वेलोसिटी क्या आएगा। तो दूसरा वेलोसिटी देखिए, मिटा दूं इसको, दूसरा वेलोसिटी अगर अपने को निकालना है तो दूसरा वेलोसिटी v डैश दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2/9 में कोई चेंज थोड़ी हुआ, z अपॉन ईटा में भी कोई चेंज नहीं हुआ, r की जगह क्या हो जाएगा इस बार 2r का स्क्वायर, और रो की जगह क्या हो जाएगा रो बाई 8। तो अब आप ध्यान दें, अब यहां से ये हो जाएगा 2/9 जी आर स्क्वायर अपॉन में ईटा, अपॉन में ईटा, और ये रो भी आगे ले लेता हूं, और इसके बाद में ये 2 का स्क्वायर 4 और 8, तो ये हो जाएगा 4 से कितना 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और ये देख लो, ये पिछले वाला ही है, ये देखो 2/9 जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा इंटू रो, दिस इज v, तो दिस इज v/2। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा v/2। और बहुत सारे बच्चों ने बताया भी है सही गलत, ठीक है। हाँ, लगभग सबने सही बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। इशिता वाहिद, इशिता तूने तो, तेरा तो गलत है, तेरा तो डी है। सुरभि, वाहिद, किरण, हसन, महिपाल मुंडेल, रैंक हाई, ये रैंक हाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेखा प्रजापत और इशिता, इशिता वापस ये बोल रही, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ मास m फॉल थ्रू ए ग्लिसरीन विद टर्मिनल वेलोसिटी v, एक m मास का मेटालिक स्फीयर है और वो भी v वेलोसिटी से एक ग्लिसरीन के अंदर गिर रहा है। इफ वी ड्रॉप ए बॉल ऑफ मास 8m, इस बार 8m मास की बॉल है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल की है, तो सेम मेटल का मतलब क्या हुआ, सेम मेटल का मतलब हुआ डेंसिटी सेम होगी, रो सेम हो गया, रो आपका सेम हो गया, इनटू ए कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, उसी ग्लिसरीन के अंदर, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, कर दो भाई फटाफट, शर्म आ रही मेरे को, फटाफट करो जल्दी से। मास अलग है, मेटल सेम है, डेंसिटी सेम है, क्लियर है, तो डेफिनेटली मास अलग होने से उनकी रेडियस अलग हो जाएगी, रेडियस अलग हो जाएगी, तो आप फॉर्मूला देख लेना, लेकिन इस बार वो और कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, चलो करें फटाफट। इस बार आपको पता है उसको लिक्विड वाले का जो बॉयंसी फोर्स है उसको जीरो बोलने के लिए नहीं बोला इसने, उसने इसको जीरो मानने के लिए नहीं बोला कि उसको जीरो मान लो, ऐसा नहीं बोला गया। आसन बोल रहा है इसका ऑप्शन बी होगा 4v। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? सुरभि बी, अब्दुल वाहिद बी, किरण सेकंड, बहुत बढ़िया, गुड। करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इधर देखो, हम लोगों को बोला मास अलग अलग है इनका, और मास अलग अलग है तो, और डेंसिटी सेम है, तो देखिए मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब पहले का, और दूसरे का हो जाएगा देखिए मास अलग अलग है ना, हाँ, तो पहले का मास m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे का मास 8m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ये बातें हैं, ठीक है। इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 1/2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू r अपॉन आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो यहां से ये आर डैश इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू 2r, आर डैश इज इक्वल टू 2r, ये आप में रिलेशन आ गया। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9, फॉर्मूला याद रखना 2/9 जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड,
रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड। तो एक बात ध्यान देना, ना तो सॉलिड का रो चेंज हो रहा है ना लिक्विड का रो चेंज हो रहा है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया अपने लिए, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये 2/9 पूरा कांस्टेंट हो गया, ये जी कांस्टेंट हो गया, ये ईटा कांस्टेंट हो गया। तो आर चेंज हो रहा है, तो आर कितना गुना चेंज हुआ, 2 गुना चेंज हुआ, तो आर का स्क्वायर कितना हो गया 4 गुना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, v डैश इज इक्वल टू 4v। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एक झटके में आंसर आ रहा था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए मार्बल ऑफ मास x, मतलब एक mx मास का एक पत्थर है, ठीक है, एंड डायमीटर 2r, डायमीटर 2r मतलब रेडियस r होगी एक तरह से, इज जेंटली रिलीज्ड ए टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनिंग हनी, शहद के अंदर ऐसे उसको गिराया है। इफ द मार्बल डिस्प्लेस्ड मास y ऑफ द लिक्विड, यानी हनी को y द्रव्यमान वहां से हटाया, y मास हनी का वहां से हटाया, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो उस पत्थर की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी उस हनी के अंदर, जल्दी से बता दीजिए। किस नहीं, कितनी नहीं, किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो फटाफट दीजिए आंसर, किसके प्रोपोर्शनल होगी, जल्दी से बताइए भैया। सुरभि बोल रहा है डी, बहुत बढ़िया। और कोई? मोहम्मद डी, हसन डी बोल रहा है बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार अनीता यादव, नमस्कार, खुश रहो, मौज करो। रेखा प्रजापति डी, यस यस। अब देखिए आपके पास ये मान लो यहाँ पे हनी भरा हुआ है, ठीक है, इस जगह वो लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ये वाला मार्बल आके यहाँ अंदर सबमर्ज हुआ है। अब इस मार्बल का मास कितना है, एक्स, मार्बल का डायरेक्ट मास दिया हुआ है, ध्यान रखना, मार्बल का क्या दिया हुआ है, मार्बल का मास दिया हुआ है। तो इसका नीचे की तरफ जो फोर्स होगा ना, जिसको अपन mg बोल रहे हैं, वो mg कितना होगा, m की जगह x है तो x इंटू जी, ये तो हो गया नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है, ये जैसे मार्बल का टुकड़ा तो ये इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, और इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ लगने वाले 2 फोर्स होंगे, ऊपर की तरफ लगने वाले 2 फोर्स होंगे। ये कौन, एक तो होगा आपका विस्कस फोर्स और दूसरा होगा आपका बॉयंसी फोर्स। तो विस्कस फोर्स हो जाएगा आपका Fv और बॉयंसी फोर्स हो जाएगा Fb। और आपको पता है बॉयंसी फोर्स होता है हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर। तो लिक्विड कितना हटाया, y मास का, तो उसका वेट कितना होगा, y इंटू जी, उसका वेट कितना हो जाएगा, y इंटू जी। तो अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी के केस में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि Fv प्लस Fb इज इक्वल टू W, यानी इज इक्वल टू इसका वेट, ठीक है। तो यहां से Fv हो जाएगा 6 पाई ईटा Rv, 6 पाई ईटा Rv, इसकी रेडियस आ रही है, डायमीटर 2r है, रेडियस आ रही है, तो 6 पाई ईटा Rv इज इक्वल टू W, W कितना है x इंटू जी माइनस Fb, Fc कितना है y इंटू जी, ठीक है। तो यहां से आपको किसके प्रोपोर्शनल है ये आपको पूछा है, तो यहां ध्यान दे, यहां से मैं लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू जी को कॉमन ले ले तो x माइनस वाई अपॉन में ये r उधर जाएगा, अपॉन में r, और इधर क्या रहेगा g, और अपॉन में r के अलावा क्या था ये 6 पाई ईटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो किसके प्रोपोर्शनल हुए, x माइनस वाई अपॉन r, x माइनस वाई अपॉन r, ऑप्शन विल बी 4। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का, और इसको करें। आपको बोला गया है कि वाटर इन ए वेसल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एस्केप थ्रू ए नैरो ट्यूब एट द बेस ऑफ द वेसल। देखिए एक आपके पास वेसल है, ध्यान देना, इधर आपके पास एक वेसल है, और इस वेसल में यहां पे, इस वेसल में यहां पे बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेस पर यहां पे एक नैरो ट्यूब लगा रखी है, ठीक है। और इस ट्यूब से ये इसके अंदर का लिक्विड है वो नीचे बाहर फ्लो कर रहा है, ये ठीक है, ये लिक्विड इस ट्यूब से ऐसे बाहर निकल रहा है। ये ट्यूब नैरो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है।
a narrow tube at the base of the vessel, which graph given below represent the variation of the height. इसका height अभी h है, इसका height कितना है h, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि h टाइम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से कम होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में h किस प्रकार से कम होगा। तो ये तो पता है बाहर निकलेगा तो कम होगा, सारे ग्राफ कम होने वाले हैं, तो कौन सा ग्राफ होगा बताइए, इसका आंसर दीजिए। मैं आ रहा हूं 1 ही मिनट में। हाँ भाई, किसी ने कोई आंसर दिया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो बता दो कि लिक्विड का जो लेवल डाउन हो रहा है उसका एग्जैक्ट वेरिएशन क्या होगा। इशिता बोल रही है 4th ऑप्शन होगा, भुवनेश बोल रहा है 3rd ऑप्शन होगा। बेटा तुक्के मत लगाओ, तुक्के मत लगाओ। भुवनेश 3rd ऑप्शन किस हिसाब से होगा भाई? भुवनेश तू नींद में है क्या? 3rd ऑप्शन कैसे होगा? मतलब पहले लेवल डिक्रीज होगा और फिर लेवल इंक्रीज होगा, मतलब वहां से पानी और कोई डालेगा क्या? मतलब जो मर्जी आ रहे लिख रहे हो, बाद में इंक्रीज कैसे हो जाएगा इसका लेवल? हाँ, और कोई बताइए। महिपाल मुंडेल बोल रहा है इसका ऑप्शन बी होगा कि लीनियरली लेवल डिक्रीज होगा, ये ऐसा बोल रहा है। और कोई ऑप्शन? और कोई? चलो चलो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया। चल करते देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मिटा दूं मैं। यस, अब देखो, सपोज दैट ये यहां से h हाइट पे है अभी, और एक चीज और बोला, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेसल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस वेसल का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, ये वाला भी यूनिफॉर्म है, इधर वाला इस ट्यूब का भी वो जो निकल रहा है उसके बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म एरिया की ट्यूब है, वो तो होनी है क्योंकि बार बार अपन ट्यूब को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। चलो अभी तक किसी का कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं आया। अब देखिए, अब ये जो भी ट्यूब है, सपोज दैट इसकी लेंथ एल है, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है? एल है। अब आप ध्यान दें, यहां से मैं नीचे जाऊं, इसका प्रेशर इस जगह पी नॉट है, तो इससे अगर अपन नीचे जाएं तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा? तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा इस जगह, दैट इज P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये यहां का प्रेशर हो जाएगा, इस जगह का, इस जगह का बोल दो, इस जगह का बोल दो, इस जगह का बोल दो, और ये यहां पे जहां लिक्विड बाहर निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहां पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो इस ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना है? तो इस ट्यूब के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, डेल्टा पी इज इक्वल टू
दिस माइनस दिस, P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये P वो P नॉट, तो ये देखिए इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास रो जी एच आने वाला है। क्या आने वाला है? रो जी एच। सारे बच्चे ढंग से देखना इसको, ये रो जी एच प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब आप ध्यान दें, प्रेशर डिफरेंस तो आ गया, अब इसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस लिक्विड के फ्लो होने की जो रेट है ना, वो वॉल्यूम रेट होती है हमेशा डीवी अपॉन dt। वॉल्यूम रेट होती है Q, जिसको अपन Q बोलते हैं, वो Q क्या होता है? वो Q होता है dV अपॉन dt। और ये जो फ्लो होने की रेट है, वो अभी अभी हम लोगों ने पीछे कई बार बात की है ट्यूब के बारे में, दैट इज पाई r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा l, l इसकी लेंथ है, 8 ईटा l इंटू प्रेशर डिफरेंस दैट इज डेल्टा P। क्लियर है? एक बार फिर से इसको तसल्ली से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू पाई r की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा l, और प्रेशर डिफरेंस को क्या लिख दिया? रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस को क्या लिख दिया? रो जी एच। एक बात ध्यान से देखना, ना पाई चेंज हो रहा है, ना इसकी रेडियस चेंज हो रही है, ना रो चेंज हो रहा है, ना जी चेंज हो रहा है, ना 8 चेंज हो रहा है, ना ईटा चेंज हो रहा है, और ना ही एल चेंज हो रहा है। तो आप यहां से बोल सकते हो, यहां से बोल सकते हो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एच लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन इधर देखिए, इधर वॉल्यूम लगातार चेंज, वॉल्यूम यहां से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू लगातार वॉल्यूम की चेंज हो रही है इसके अंदर, T लगातार इंक्रीज हो रहा है, H लगातार चेंज हो रहा है। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे क्या करता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई करता हूं। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करता हूं? A से। क्यों A से क्यों मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A को अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो आप ध्यान दें H इंटू A, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। H इंटू A पूरा क्या हो गया? वॉल्यूम। और A क्या है? A इसका एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वो वापस इसके अंदर कांस्टेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख दूं? मैं इसको यहां पे V लिख दूं। इसको क्या लिख दूं? V। तो अब आप ध्यान से देखना, अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं आपके सामने dV अपॉन dt दैट इज इक्वल टू dV अपॉन dt दैट इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा कांस्टेंट दैट इज अल्फा। इसको कांस्टेंट को पूरे को क्या बोल दूं? अल्फा। और इस वॉल्यूम को क्या बोल दूं? ये H इंटू A। समझ में आ रहा है ना? H हाइट और A इसका एरिया, तो एरिया इंटू हाइट दैट इज वॉल्यूम। तो ये पूरा वॉल्यूम, और ये जो A था वो भी कांस्टेंट में चला गया। अब आपको पता है ये वॉल्यूम टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे इसको माइनस से लिखूंगा। इस रेट को क्या लिखूंगा? माइनस से लिखूंगा कि टाइम लगातार इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो माइनस ऑफ दिस। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, और आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो वो ध्यान से देखिए। मैं कोई खाली स्लाइड नहीं रखा है, इधर देखिए, यहां पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए, आप यहां से मैं इसको लिख देता हूं dV अपॉन V, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको V वॉल्यूम लाना है किसी टाइम t पर, तो dV अपॉन V, और ये माइनस इधर जाएगा, ये dt इधर जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। माइनस अल्फा dt। बोलो क्लियर है? और इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। t बराबर 0 पर इसका इनिशियल वॉल्यूम v नॉट था, और t बराबर t पर इसका वॉल्यूम v है। ठीक है? तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ln ऑफ v, तो यहां से ये हो जाएगा ln v, और लिमिट कहां से कहां तक? v नॉट से लेकर के v तक, और इधर की तरफ माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, और माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो अंदर dt का t, और लिमिट रखने के बाद में भी t होगा। अब यहां से इसको लिख सकता हूं ln इज व्हाट? log बेस e। ठीक है? तो ये हो जाएगा log बेस e, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v अपॉन v नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा t। ठीक है? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, माइनस अल्फा t। अब आप ध्यान दें, यहां से एंटी लॉग ले लें, और अगर एंटी लॉग लेता हूं तो v अपॉन v नॉट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा t। ये एंटी लॉग लेने पर आया, और v नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनली v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस अल्फा t। और अब बताइए, v नॉट इज व्हाट? v नॉट है इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम यानी इनिशियली ये कैपिटल H हाइट पे था, मान लो कैपिटल H हाइट पे था, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हुआ? एरिया इंटू कैपिटल H, और अब वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू स्मॉल h। तो अब वाला वॉल्यूम लिखा जा सकता है एरिया इंटू स्मॉल h, और उस समय वाला वॉल्यूम लिखा जा सकता है एरिया इंटू कैपिटल H e की पावर माइनस अल्फा t। यहां से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू
कैपिटल एच ई की पावर माइनस अल्फा टी, यानी हाइट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, और टाइम के साथ अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो फर्स्ट ग्राफ आपका इसको शो कर रहा है। बोलो, है ना मजेदार क्वेश्चन? बताइए, लास्ट क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? बोलो, कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया सा? सारी हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन, कैपिलरी ट्यूब, फ्लो रेट, सारा सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया फाइनली। बोलो, समझ में आया? ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और कैसा लगा आज का सेशन, और कैसा लगा अपना पूरा फ्लूइड की जर्नी? हम लोगों ने पूरे शायद 5 दिन के अंदर, ये 5 लेक्चर के अंदर फ्लूइड डिस्कस किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अभी अपन इसको बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और उससे जो अगला टॉपिक होगा वो वेव थ्योरी, साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट, उस पे होगा। तो उससे पहले आप वेव थ्योरी को कंप्लीट रिवाइज करके आओगे। वेव थ्योरी का सिंगल टॉपिक यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चंस के थ्रू चलूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंगल टॉपिक यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन के थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आप डिस्कस करके आओगे। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता देना। क्लियर है? और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। खाना खा के आ जाएं। प्रदीप सर आ रहे हैं थोड़ी देर बाद में, अप्रॉक्स 9 बजे तक सर आ जाएंगे। तो 9 बजे तक आपको खाना वाना खा के रेडी रहना है। ओके, ऑल द बेस्ट।